हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस। दैट मीन्स कि आपको दूर की चीज़ें क्लियर दिखाई देती हैं लेकिन नज़दीक की चीज़ों को देखने में प्रॉब्लम आती है। तो हाइपरमेट्रोपिया बोलिए या हाइपरोपिया बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, optics of a hypermetropic eye, clinical features and fundus findings, and लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई की डेफिनेशन से। सो हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है? इसमें जैसे कि हमने मायोपिया में सीखा था, सेम वही डेफिनेशन होती है बट एक ही पॉइंट चेंज होता है। वो क्या? रेज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, जो आपकी रेज है जो आप इंफिनिटी से देख रहे होते हैं, जो पैरेलल रेज आ रही होती हैं, दे आर गेटिंग फोकस बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे फोकस होती हैं, है ना। और व्हेन द एकोमोडेशन इज एट रेस्ट, ये है इसकी डेफिनेशन। तो इसका मतलब है कि जो पैरेलल रेज हैं जो हमारी रेटिना पे फोकस होनी चाहिए थी, वो कहाँ फोकस हो रही हैं? बिहाइंड द रेटिना। तो दैट मीन्स आई का कन्वर्जिंग पावर, यानी रेज को कन्वर्ज करने का पावर जो होता है वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए तो उनका बेंडिंग कम हो रही है, इसलिए पीछे जाके फोकस हो रही है। ठीक है, तो अब आते हैं हम कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया पे। देखिए, जो सिंपल हाइपरमेट्रोपिया होता है ना, वो जनरली एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया होता है। रूल नहीं है, फिर भी मोस्ट कॉमनली देखा जाता है। एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है जो एक्सियल लेंथ है आपकी आई बॉल की, नॉर्मली कितनी होती है? 23 to 25 mm, है ना। अगर इससे कम हो गई, ठीक है, तो क्या होगा? जो रेज इंफिनिटी से आ रही होती है या पैरेलल रेज होती हैं, दे विल बी फोकस बिहाइंड द रेटिना। क्यों? क्योंकि उनका कन्वर्जिंग पावर तो वही है। दो हमारे पास हैं रिफ्रैक्टिव सर्फेसिस, वो क्या है? कॉर्निया और लेंस। तो अगर इससे जो रेज पास कर रही होगी तो और एक्सियल लेंथ डिस्टेंस कम कर दी जाएगी, तो क्या होगा? बिहाइंड द रेटिना फोकस होने लगेगी। तो दिस इज एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया। अब इसके पीछे ये जो कॉजेज है ना, इसमें अगर कभी पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो गई, जैसे कि माइक्रोऑप्थेल्मोस हो गया, यानी छोटी आंखें हो जाती है, उसकी वजह से हो गया, या फिर अगर कोई ट्यूमर है, इंट्राऑक्यूलर ट्यूमर है जो कंप्रेस कर रहा है आई बॉल को, तो क्या होगा? जो बिहाइंड जो रेटिना है उसको पुश करेगा फॉरवर्ड, तो क्या होगा? आगे होगा, रेटिना आगे पुश हो जाएगा, तो रेज क्या होंगी? पीछे फोकस होंगी। एक्सियल लेंथ कम होने के ये दो कॉजेज हैं पैथोलॉजिकल। ठीक है ना। देन सेकंड इज कर्वेचरल। कर्वेचरल क्या हुआ आपका? दो कर्वेचर है, एक तो कॉर्निया है और एक लेंस है। तो अगर कोई भी चीज, जैसे कर्वेचर है इसका कॉर्निया का, वो फ्लैट हो जाए, दब जाए, अगर फ्लैट हो जाए, तो क्या हो गया? अगर लेंस है उसका, वो उसकी फ्लैटनिंग हो जाए, ये कंजेनाइटल जनरली होता है। तो और जो कॉर्निया अगर फ्लैट हो जाता है, उसका कंडीशन का नाम है कॉर्निया प्लेना। तो अगर ऐसा कभी होता है तो उसको जो रेज हैं वो बिहाइंड द रेटिना फोकस होगी, एंड दैट इज कॉल्ड कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है ना। अब एक और क्या लिखा है? पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है? पोजिशनल मतलब कि लेंस है आपका, ठीक है, अब उसका कन्वर्जिंग पावर वही है। ऑलराइट, अब क्या हुआ? ट्रॉमा हुआ, ट्रॉमा हुआ या फिर कंजेनाइटल कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम थी, तो क्या हुआ? लेंस शिफ्ट होके पीछे की तरफ आ गया। ओके, पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द लेंस। सो क्या होगा? जो रेज आएगी उसमें जब उसका पावर तो वही है, कन्वर्जिंग पावर, तो रेज को वो बिहाइंड द रेटिना फोकस करने लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ लेंस में क्या होता है? आपका पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया मिलता है। ओके, देन कम्स योर इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है। देखो, जो यंग एज में क्या होता है ना, कि हमारा जो लेंस का स्ट्रक्चर है वो कैसा है? एक तो न्यूक्लियस है और उसके आसपास क्या है? कॉर्टिकल फाइबर्स है, कॉर्टेक्स है जिसको बोलते हैं। इन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है। जो कॉर्टिकल फाइबर्स है ना, जो कॉर्टेक्स है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू न्यूक्लियस, इसलिए जो रिफ्रैक्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा होता है यंग एज में। और क्या होता है? रेज जो है रेटिना पे फोकस हो रही होती है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है तो जो कॉर्टेक्स होता है उसकी रिफ्रैक्टिविटी
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दैट बिकम सिमिलर टू द न्यूक्लियस। तो लेंस जो होता है वो एक होल लेंस की तरह काम करता है, उसमें कोई सेपरेशन नहीं होता कि ये न्यूक्लियस है या कॉर्टेक्स है, एक्चुअली होता है बट इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिविटी में बोल रही हूँ। तो क्या होता है, इट एक्ट एज अ होल, है ना। तो इससे क्या होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, उससे जो उसकी वजह से जो कन्वर्जेंस होता है दैट बिकम्स लेस, ठीक है। तो क्या होगा, बिहाइंड द रेटिना फोकस होने लगा। अगर कोई भी लेंस है आपका, अगर उसका कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगा तो क्या होगा, डाइवर्ज करने लग जाएगा ना, मतलब दूर फोकस करने लगेगा, ठीक है। तो यही है आपका इंडेक्स, है ना, ओल्ड एज में होता है ऐसा। तो अभी ये तो आपका इंपॉर्टेंट ये 4 कॉजेज हैं। इसमें एक और जोड़ा गया है, फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया। देखो, फंक्शनल हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है कि जो आपको सीरियरी मसल्स है ना, उनका पैरालिसिस हो जाना। तो ये एक कंडीशन होती है इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया। ये मैंने डिस्कस भी किया है, आपका जो 6 नर्व है, एब्डोसेंस नर्व वाला वीडियो है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और इस पे क्वेश्चंस आते हैं इंटरन्यूक्लियर ऑप्थेल्मोप्लेजिया पे, इस पे क्वेश्चंस मैं अलग से एक वीडियो में डिस्कस करूंगी। पर अगर जानना हो कि ये कंडीशन क्या है तो आप 6 नर्व वाले वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। फिर आता है ग्रेड्स। ग्रेड्स कुछ नहीं है, आपके कितने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में डिवाइड किया गया है। तो माइल्ड जो होते हैं दैट इज +2 का अगर पावर है, ठीक है, +2 के पावर से कम अगर है तो दे आर माइल्ड हाइपरमेट्रोपिक। देन +2 से +5 दे आर मॉडरेट, एंड अगर सीवियर है तो +5 से ज्यादा उनको, या फिर हाई हाइपरमेट्रोप्स बोलते हैं, है ना। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना दैट इज टाइप्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी पर डिपेंड करता है कि हम कैसे ट्रीट करेंगे। देखो, जो बच्चे होते हैं ना वो हाइपरमेट्रोप होते हैं, है ना। पैदा होते ही वी आर बाय डिफॉल्ट सेटिंग है हमारी, हाइपर मेट्रोप होते हैं हम, ठीक है। तो अब किस तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना है। कोई बच्चा आ रहा है, उसको एकदम से आपने देखा तो उसका पावर आ रहा है प्लस में बहुत ज्यादा, तो आपने उसको तुरंत प्रिस्क्राइब कर दिया, ऐसा नहीं करना होता है। हर एक चीज की गाइडलाइन है। अब उसको समझने के लिए पहले इसको समझना होगा, तो इसलिए ध्यान से सुनो। देखो, इसमें क्या है, ये जो मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है ना, उसको समझते हुए हम ऐसे जाने के बजाय उल्टा चलेंगे, इजी रहेगा। क्यों, बताती हूँ कैसे। देखो, सबसे पहले तो पेशेंट आपके पास आया, सिनेरियो से बता रही हूँ, ठीक है। पेशेंट आपके पास आया है और आपने उसका रिफ्रैक्शन कराया, ठीक है, बेस्ट करेक्टेड विजन लिया, आपने भेज दिया उसको ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास, या आप खुद ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं तो आप खुद करेंगे, जैसे भी। और फिर आपने देखा, सिंपल एक लेंस लगाया उसके, और प्लस का पावर जो भी आया तो वो आपने बोला कि इसका पावर तो भाई ये आ रहा है, ठीक है। तो ये प्लस जो है दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। आप उसको तुरंत प्रिस्क्राइब करके ऐसे भेज नहीं देना। अब ये है क्या चीज जो कि आपका हाइपरमेट्रोपिया पेशेंट का दिख रहा है, जो आपने सबसे पहले निकाला हुआ है, दैट इज एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि पेशेंट जो है वो अपना सारा जितना भी है ना, देखो जो हाइपरमेट्रोप्स होते हैं ना वो एकोमोडेशन बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। एकोमोडेशन बहुत ही ज्यादा करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, देखो एकोमोडेशन पता है ना क्या होता है, कि जब हम नजदीक देखते हैं ना तो हमारी आंखों को उसका पावर उसे बढ़ाना पड़ता है। कैसे, कन्वर्जेंस पावर आंखों को बढ़ाना पड़ता है। तो कौन बढ़ाएगा, लेंस बढ़ाएगा, है ना। लेंस और ग्लोबुलर हो जाता है। तो ये जब हम नजदीक कोई चीज देख रहे होते हैं तो लेंस का ग्लोबुलर हो जाना, टू इंक्रीज द कन्वर्जिंग पावर ऑफ द आई, दिस इज कॉल्ड एकोमोडेशन, है ना। तो अब ये कब एक्टिवेट हो जाता है, जो हाइपरमेट्रोप्स है ना वो क्या होता है, उनके अभी हमने सीखा बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही होती है। तो बिहाइंड द रेटिना की इमेज को क्या करना होता है, वो कन्वर्ज करना शुरू करेगा, एकोमोडेशन को एक्टिवेशन मिलता है, ठीक है। कि रेस पीछे बन रही है तो मैं ऐसा फोकस कर दूं कि आईज की जो इमेज है वो रेटिना पे बनने लग जाए। तो क्या करेगा, वो एकोमोडेशन एक्टिवेट कर देगा, इवन इफ वो नजदीक नहीं देख रहा है तब भी, क्योंकि ऑलरेडी दूर से आने वाली रेस बिहाइंड द रेटिना बन रही होती है। तो हाइपरमेट्रोप्स में एकोमोडेशन ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, ठीक है। लेकिन जब ये पेशेंट हमारे पास आया, अब उसका कोई पर्टिकुलर आपने लेंस पावर निकाला, प्लस में पावर आ रहा है, तो वो अपना कितना भी एकोमोडेशन लगा ले फिर भी उसको करेक्ट नहीं कर पाया। सो दिस इज एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। तो एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया इज अनकरेक्टेड हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। धीरे धीरे सीखना, समझाऊंगी, ऐसे पहले जाएंगे फिर उसके बाद ऐसे बताऊंगी, ठीक है ना। तो अब ये हमने सीख लिया, ठीक है, अनकरेक्टेड हो गया। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव क्या होता है कि इतना पावर जो कि पेशेंट एकोमोडेशन का यूज करके करेक्ट कर लेता है,
ठीक है, एकोमोडेशन का यूज करने के बाद उसे करेक्ट कर लेता है। और इन दोनों को मिला के बना हुआ है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट मतलब जो कि दिख रहा है, क्या ना, सामने जो हमारे पेशेंट आया हुआ है उसके पावर कितना दिख रहा है, दैट इज मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। तो मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया कंप्राइजेस ऑफ टू थिंग्स, क्या, फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट। जिसमें फैकल्टेटिव जो होगा उसको तो एकोमोडेशन से पकड़ के रख लेगा, ठीक है, ठीक कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप सिंपल आपकी ओपीडी में आता है और आपने सिंपल रिफ्रैक्शन किया तो आपको नहीं मालूम चलेगा कि इसका फैकल्टेटिव कितना है, आप सिर्फ एब्सोल्यूट ही देख पाते हैं, ठीक है ना। तो मैनिफेस्ट कंप्राइजेस ऑफ फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया। ऑलराइट, अभी समझ में आया? अभी उसी एग्जांपल को आगे समझा रही हूँ, ठीक है, स्टे विद मी, ओके। अब चलते हैं हम पीछे और ज्यादा बैक और ऊपर जा रहे हैं इस फ्लो चार्ट में। अब यहाँ पर एक लिखा है कि मैनिफेस्ट अकेला हाइपरमेट्रोपिया नहीं है, टोटल हाइपरमेट्रोपिया भी एक टर्म है। वो क्या है, एक्चुअली जो हमारी सिलेरी टोन होती है, जो हमारी सिलेरी मसल्स होती है ना, वो लेंस को खींच के रखती है ना, क्या करती है। तो क्या होता है कि आपका लेंस ऐसे ऐसे फ्लैट इस टाइप का होता है। तो सिलियरी मसल्स की क्या होती है, एक टोन होती है ना, एक टोन होती है, इन बिल्ट आई में होती है। तो उस टोन का जो मतलब डायोप्टर है या पावर है, दैट इज ऑल्सो इन प्लस एंड इट इज जनरली +1, ठीक है। तो वो कहलाता है लेटेंट, मतलब छुपा हुआ है, अभी वो तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा कहाँ है, बट दिस इज लेटेंट, इनबिल्ट है हमारी आईज में, सिलियरी टोन, ठीक है। अब तो टोटल हमारा हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, लेटेंट, जो सिलेरी टोन हमारे पास है आई में पहले से इनबिल्ट है, और मैनिफेस्ट, ठीक है। मैनिफेस्ट मतलब फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट। तो टोटल में आपके लेटेंट, फैकल्टेटिव एंड एब्सोल्यूट आ चुका है। अब समझते हैं उसी एग्जाम्पल से जो हमारे पास पेशेंट आया उसके पास। तो देखो, पेशेंट अगर हमारे पास आया, सपोज करो हमने उसको भेजा रिफ्रैक्शन रूम में, वहां से आ रहा है +1 डायोप्टर का है मैम इसको चश्मा, इससे उसको 6/6 पूरा पढ़ने में आ रहा है, ठीक है, +1। सो दिस इज योर एब्सोल्यूट हाइपरमेट्रोपिया, जिसको पेशेंट करेक्ट नहीं कर पाया डिस्पाइट हिज ऑल एकोमोडेटिव एफर्ट, ठीक है ना। सो दिस इज एब्सोल्यूट, ये पेपर पे लिख लिया आपने एक जगह पे। अब मैंने बोला एक काम करो, पेशेंट को लेके जाओ अपने पास रिफ्रैक्शन रूम में वापस, और आप क्या करो, पावर इंक्रीज करना स्टार्ट करो, ठीक है, पावर इंक्रीज करना, प्लस से हम ऊपर बढ़ेंगे, +1 से जाएंगे 1.5, देन +2, देन +2.5, देन +3। अब यहाँ क्या हुआ, इस पेशेंट ने बोला, ये जो हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, इसको बढ़ाते जाने में, इसमें क्या हो रहा है, तब भी पेशेंट कह रहा है कि मुझे 6/6 ही दिख रहा है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो लेंस है जिससे 6/6 दिख रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है ना, एक नॉर्मल आई अगर है हमारे पास, आप एक पर्टिकुलर लेंस से भी उतना देख रहे हैं और दूसरे लेंस से भी 6/6 देख रहे हैं, ऐसा कम होता है, पर हाइपरमेट्रोप्स में ऐसा होता है। तो क्या कर रहे हैं हम, जैसे जैसे लेंस का पावर बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, एकोमोडेशन को रिलैक्स कर दे रहे हैं, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर हम बढ़ाते जा रहे हैं ना, प्लस से हम +2 गए, फिर +3 गए, तो इससे क्या हो रहा है, लेंस और ज्यादा कन्वर्जिंग पावर बन रहा है। तो क्या हो रहा है, रेज जो है रेटिना पे फोकस होने लगी, तो 6/6 उसको दिख ही रहा है, तो उसका एकोमोडेशन काम नहीं कर रहा होता है। जब +1 दिया होता है तो इन जो उसका एकोमोडेशन है, अभी भी जब रेज बिहाइंड द रेटिना बन रही होती है, लेकिन एकोमोडेटिव एफर्ट लगा के भी वो क्या करता है, फोकस कर लेता है अपने रेटिना पे, तो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम बढ़ाते जाते हैं लेंसेज को, ठीक है ना, जब बढ़ाते चले जाएंगे, +1 से 2 पे आए, फिर 3 पे आए, तो अगर 3 से भी अगर वो 6/6 पढ़ रहा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट लेंस से, दैट मीन्स ये जो है आपका मैनिफेस्ट हुआ। ये जो 3 डायोप्टर है, दैट इज योर मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया। ऑलराइट, ये मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया है। अब मैनिफेस्ट हाइपरमेट्रोपिया में से फैकल्टेटिव कैसे निकालोगे, फैकल्टेटिव इज योर एकोमोडेटिव एफर्ट से करेक्ट होने वाला हाइपरमेट्रोपिया। कुछ नहीं करना है, 3 डायोप्टर आया आपका मैनिफेस्ट, आपका एब्सोल्यूट कितना था, +1, तो हम माइनस कर देंगे, कितना आ गया, +2। तो फैकल्टेटिव यानी कि +2 डायोप्टर उसने अपने एकोमोडेटिव एफर्ट लगा के ठीक कर लिया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, प्लीज बताना अगर नहीं समझ में आता है। अब आ गए हैं मैनिफेस्ट तक, हम पहुंच चुके हैं, यानी +3 डायोप्टर से उसको 6/6 दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब ये पेशेंट जो है खुश है, बढ़िया है ना। लेकिन अभी भी मुझे डाउट हो रहा है, कहीं हो सकता है कि इसको सिर में दर्द की शिकायत हो या कुछ और हो, या छोटा बच्चा है उनमें। छोटा बच्चा क्यों मैंने बोला, क्योंकि सिलियरी टोन इनमें जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है ना, बहुत ज्यादा टोन होती है। तो
क्या करना चाहिए, हमें डायलेटर डाल के चेक करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं सैक्रोप्लेजिक रिफ्रैक्शन, सैक्रोप्लेजिक। ठीक है, जो हमारे पास ड्रग्स हैं, एट्रोपिन, होमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटोलेट, इससे क्या करेंगे, सिलेरी मसल्स को रिलैक्स कर देंगे। तो जितना थोड़ा बहुत भी डायप्टर था उनका वो रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है ना, और उससे हमें क्या मिलेगा, टोटल हाइपरमेट्रोपिया मिलेगा। तो अब क्या किया, हमने बुलाया पेशेंट को वापस से, उसको डायलेट कर दिया, हमने एट्रोपिन से सपोज करो हमने कर दिया, या होमाइड से होमेट्रोपिन से कर दिया, डायलेट किया। उसके बाद से फिर से हमने उसको लेंसेज लगाने शुरू किया और फिर 6x6 तक का रीड कराया। अगर नहीं भी रीड करा पा रहे हो तो रेटिनोस्कोपी कर सकते हो। और उस समय हमारे पास जो डायोप्टर आता है, जितना भी आएगा 3.5 फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज योर टोटल हाइपरमेट्रोपिया। क्यों, क्योंकि इसमें क्या इंक्लूडेड है, आपका मैनिफेस्ट इंक्लूडेड है, एंड प्लस सैक्रोप्लेजिक जो आपने रिलैक्सेशन सैक्रोप्लेजिया डाली थी, किया है आपने, उसकी वजह से रिलैक्सेशन हो गया है, तो वो भी रिवील हो गया, तो लेटेंट रिवील हो गया। तो अब अगर हमें पता करना है कि लेटेंट क्या है, तो हमारे पास क्या है, मैथ्स का इक्वेशन, टोटल अभी मेरा आफ्टर डायलेटेशन जो आप निकालोगे, दिस इज 3.5, ओके, प्लस 3.5, और हमें पहले से पता है कि आपका मैनिफेस्ट कितना था, इसी वाले डायग्राम में देखो, टोटल क्या था, लेटेंट प्लस मैनिफेस्ट, तो टोटल आया 3.5, मैनिफेस्ट हमने देखा था पहले, बिफोर डायलेटेशन हमने चेक किया था पेशेंट को, तो दैट वाज +3, तो आपका जो लेटेंट हाइपरमेट्रोपिया आएगा वो 0.5, इसका मतलब है 0.5 सिलेरी टोनिस बंदे में है, ठीक है, इसकी वजह से वो इतना हाइपरमेट्रोपिक है। तो अब इनकी गाइडलाइंस है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसी के ऊपर डिपेंड करता है, आगे सीखेंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको अभी समझ में आ गई है। ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ते हैं ऑप्टिक्स पर। ऑप्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है, फार पॉइंट इज वर्चुअल। फार पॉइंट इज वर्चुअल, क्यों वर्चुअल, कन्वर्जेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया है, ठीक है, रेज जो है कन्वर्ज कर ही नहीं पा रही है कि रेटिना पे जाए, तो फार पॉइंट कहां बन रहा है, पीछे बन रहा है रेटिना के, तो इसीलिए इट इज वर्चुअल, रियल पॉइंट नहीं है। फार पॉइंट इज वर्चुअल, ठीक है ना। अब इसके बाद लिखा है, नियर पॉइंट इज मूव्ड फर्दर अवे। नियर पॉइंट इज मूव्ड फर्दर अवे, क्या होता है कि नजदीक की चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही होती है, ठीक है ना, और नियर पॉइंट जो होता है वो दूर चला जाता है। नॉर्मली 25 सेंटीमीटर होता है, मतलब जो नियर पॉइंट का मतलब कि जितना मैक्सिमम एकोमोडेशन एफर्ट लगा के एक पेशेंट रीड कर सकता है, एक नॉर्मल पेशेंट रीड कर सकता है, वो है 25, और इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिक में रिसीड कर जाता है, दूर चला जाता है, ठीक है ना। तो क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो है ना हाइपरमेट्रोप है, इसमें क्या होता है कि जितना दूर ऐसे जाएगा ना, तो उस पॉइंट से आने वाली रेज जो होती हैं वो रेटिना पे फोकस होती है, और जैसे जैसे नजदीक आते जाओगे रेज बिहाइंड द रेटिना बनने लगती है, ठीक है, दूर की तो बनी रही होती है, नियर में भी ये प्रॉब्लम हो रही होती है, तो ब्लरिंग हो रही होती है, ठीक है। तो अब इसके बाद आपका क्या होता है, इसमें जो बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं, है ना, यहाँ पे लिखे नोडल पॉइंट इज क्लोजर टू रेटिना, तो इसका मतलब है कि जो नोडल पॉइंट आपको मालूम है ना, रेज जो पास करती है, लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया है, ठीक है, नोडल पॉइंट जो होता है वो नजदीक आ जाता है रेटिना के, क्यों, क्योंकि शॉर्टनिंग हो गई आई बॉल की, इसलिए क्या होता है, इमेज जो होती है दैट इज इमेज की साइज एक्चुअली वो डिक्रीज हो जाती है, नजदीक आ गया तो छोटी बनती है, ठीक है, याद रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर नहीं भूल रहे हो तो। और इसके बाद मैंने क्या पॉइंट लिखा हुआ है, पॉजिटिव एंगल कापा, पॉजिटिव एंगल कापा, है ना, तो इसका मतलब है कि अगर पॉजिटिव एंगल कापा होता है तो हमें ऐसा लगेगा कि पेशेंट को डाइवर्जेंट स्क्विंट है, तो एपरेंट सूडो डाइवर्जेंट स्क्विंट है। एंगल कापा के बारे में मैंने पहले भी कहा है, अगर सीखना है तो स्ट्रैबिस्मस पार्ट 1 वाले वीडियो में जाइए, उसमें लास्ट में मैंने डिस्कस किया है एंगल कापा क्या होता है, ये डेफिनेशन में आता है, कभी कभी आपके एग्जाम्स में भी पूछते हैं। तो ठीक है, अगर ये 2 पॉइंट्स अभी याद है तो बहुत अच्छी बात है, भूल गया तो कोई बात नहीं, जाके वीडियो देख लेना, है ना। अभी यहाँ पर फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है ना वो क्या है, एकोमोडेशन जो होता है वो काफी ज्यादा एक्टिवेटेड है, मैंने बताया ना कि जो रेज हैं एकोमोडेशन इतना ज्यादा हो रहा है क्योंकि बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही होती है, फार पॉइंट आपका वर्चुअल हो रहा होता है, तो इससे क्या होता है ना कि आइज कोशिश करिए कि मुझे इतना ज़्यादा पावर लगाना है, लेंस को इतना ग्लोबुलर कर देना है कि जो आपकी रेज हैं दे आर फोकस ऑन रेटिना, ठीक है। तो एकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। अब आपने है ना, आपने पढ़ा हुआ है एकोमोडेशन होता है तो कन्वर्जेंस भी होता है। नियर रिफ्लेक्स क्या होता है, नियर रिफ्लेक्स अगर हमें कोई चीज़ नीचे देखनी है,
नीचे आई मीन नज़दीक में देखनी है, तो क्या होता है, आपका नियर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है, जिसके पार्ट्स क्या हैं, पहला तो है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होगा मतलब आइज को ग्लोबुलर रखा जाएगा, ठीक है, ताकि रेज जो है रेटिना पे फोकस हो जाए। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस होता है, इस तरीके से आई होती है, यूं घूमती है। क्यों होती है? क्योंकि जितना नजदीक आएगी इससे आने वाली रेज, जो भी रेज है वो कहाँ जा रही है, टेम्पोरल साइड में जा रही है। तो अगर ऐसे पड़ रही है आईज, अगर इस तरीके से अगर कोई चीज नजदीक आ रही है तो फोविया पे फिक्सेट करने के लिए उन्हें रोटेट होना पड़ता है इनसाइड, ठीक है, फोविया को रोटेट करना पड़ता है इनसाइड, तो कन्वर्जेंस आता है, ठीक है। तो एकोमोडेशन हुआ पहला पॉइंट, देन कन्वर्जेंस, एंड देन देयर इज ऑल्सो मियोसिस। मियोसिस मतलब प्यूपिल की साइज छोटी होती है ताकि डेप्थ इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। सो ये 3 पॉइंट्स है आपके नियर रिफ्लेक्स के लिए। तो अगर एकोमोडेशन ज्यादा होगा तो कन्वर्जेंस भी होगा। इसीलिए जब मसल इम्बैलेंस हो जाता है, मतलब जब मसल का बैलेंस होता है ना, जैसे फ्यूजन, हमारे आंखों को पता है ये ऐसे ऑर्थो में रहना है, ठीक है, एक ऑलरेडी ब्रेन से एक्टिवेशन है ना, फ्यूजन को मेंटेन रखने का और क्लैरिटी मेंटेन करने का, बाइनोकुलरिटी मेंटेन करने का। तो जब नजदीक आते हैं तो वो कन्वर्जेंस एक साथ ही जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जब कभी ऐसा ब्रेन को कंफ्यूजन होता है कि क्या करें, क्लियर इमेज देखें कि मेंटेन रखें बाइनोकुलर बैलेंस को, मसल को मेंटेन करके रखें, तो क्या करेगा, क्लियर इमेज की तरफ झुक जाता है। तो इसलिए क्या करेगा कि क्लियर इमेज की तरफ करने के लिए उसको कन्वर्ज करना पड़ता है आई को, तो आई को कन्वर्जेंट रख देगा, मतलब दोनों जो आई होगी वो ईजोट्रोपिया में चली जाएगी, ठीक है। अगर किसी एक आंख में ज्यादा हाइपरमेट्रोपिया है, ज्यादा अगर है, यानी कि एनिसोमेट्रोपिक अगर एरर है, तो जिस भी आंख में ज्यादा एरर है वो ईजो में चली जाती है, क्योंकि कन्वर्जेंस होता है, क्लियर इमेज देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ क्या आपका मसल बैलेंस, तो वो कन्वर्ज कर लेता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइपरमेट्रोपिया में एकोमोडेशन हाई होने की वजह से कन्वर्जेंस ज्यादा होता है, इसीलिए ईजोट्रोपिया होता है। आगे देखेंगे कि ईजोट्रोपिया इस टाइप के कई टाइप्स में होते हैं, आगे जो वीडियो कभी अपलोड करूंगी, लिंक आ जाएगा डिस्क्रिप्शन में जब भी अपलोड किया जाएगा। सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, तभी आपको पता चलेगा। ओके, तो अब इसके बाद है ये आपका ऑप्टिक्स में इम्पॉर्टेंट है ना, और इसी वजह से क्योंकि एकोमोडेशन ज़्यादा होता है, इसीलिए जो पेशेंट्स होते हैं वो एकोमोडेटिव एस्थेनोपिया की कंप्लेन करते हैं। मतलब उन्हें आप नहीं भी होगा, ऐसे आप देखोगे पेशेंट को आ रहा होगा आपके क्लिनिक में, उसको कोई पावर नहीं है, 6/6 विजन है, स्टिल कहता है हेडेक हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है वो एकोमोडेशन एक्टिवेट करके बैठा हो, और जब आप उसका रिफ्रैक्शन करेंगे, सैक्रोप्लेजिक रिफ्रैक्शन भी करेंगे, तो आपको प्लस का पावर दिखेगा, जिसको आपको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब करना है। कैसे बता रही हूँ, है ना। तो अभी इससे पहले देख रहे हैं क्लिनिकल फीचर्स एंड फंडस फाइंडिंग। क्लिनिकल फीचर्स जैसे कि क्या होता है, देखो शॉर्ट आई बॉल तो मैंने बता ही दी है। अब आई बॉल शॉर्ट हो गई है, लेंस उसी पोजीशन में है, उतना ही बड़ा है, तो क्या होगा, एंटीरियर चैम्बर की डेप्थ जो होती है वो कम मिलेगी, शैलो हो जाता है, ठीक है ना। और इसकी वजह से एंगल क्लोजर ग्लाइकोमा का रिस्क बढ़ जाता है। ऑलराइट, ठीक है। अब नेक्स्ट है फंडस फाइंडिंग। इस फंडस में क्या मिलेगा, देखो जो 2 चीजें हैं इसमें, शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस आपके लिए लिखा है आपकी बुक्स में। तो शॉर्ट सिल्क अपीयरेंसेस क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, छोटी एक्सियल लेंथ है इसकी, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ज्यादा होता है इनसाइड द रेटिना। तो जब आप फंडस देखेंगे तो आपको चमकता हुआ सा दिखेगा शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस। ये पर्टिकुलर नहीं है, पर एक टर्म है शॉर्ट सिल्क अपीयरेंस, तो आप याद रख लेना, आपके एग्जाम में ना आ जाएगा ये, इसीलिए, है ना। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो है सूडो पैपेलाइटिस। सूडो पैपेलाइटिस मतलब सूडो जहां भी लिखा है मतलब उसका मतलब फेक है, कुछ है नहीं रियल। पैपेलाइटिस मीन्स कि आपका डिस्क में चेंजेस होना, ठीक है। आई टेस्ट में इन्फ्लामेशन होना, ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम है डिस्क में। तो डिस्क में कैसी दिख रही होती है हाइपरमेट्रोपिक में, जो हाइपरमेट्रोपिया की जो डिस्क होती है वो क्या होती है ना कि इसके मार्जिन्स जो होते हैं वो इल डिफाइंड हो जाते हैं, इनडिस्टिंक्ट मार्जिन बोलते हैं, ठीक है ना। आपको ग्रेश रेड मिलेगी थोड़ी सी, और इसमें तो इसीलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये तो पैपिलाइटिस हो गया। डिस्क में आप पढ़ोगे जब एक और डिजीजेस होती हैं तो एक पैपेलाइटिस होती है, तो उसमें क्या है, रेडिश दिखती है और ब्लरिंग ऑफ मार्जिन्स दिखता है, तो आप कुछ और ही सोचने लग जाओगे। बट अगर आप प्रॉपरली चेकअप करोगे तो हाइपरमेट्रोपिक डिस्क दिखाई देती है, जिसका नाम ही हम बोलते हैं इसको। और सूडो पैपेलाइटिस इसमें एक टर्म है, वो ऐसी दिखती है,
कि फेकिंग दैट द पेशेंट इज हैविंग पेपिलाइटिस, ऐसा दिखाई देता है। और क्योंकि आपकी एक्सियल लेंथ शॉर्ट हो गई है इसलिए वेसल्स जो होती हैं वो थोड़ी टॉर्चर्स दिखती हैं। दीज आर द फंडामेंटल फाइंडिंग्स। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक नहीं है बट ये 2 टर्म्स है तो आप याद रख लो। ऑलराइट, तो अब हम आ चुके हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस पे। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है आपके? ट्रीटमेंट आपको पता है कन्वेक्स लेंस देना होता है ना। कन्वेक्स लेंस आपको प्रिस्क्राइब करना है, स्पेक्टिकल्स दीजिए, चाहे तो आप कॉन्टैक्ट लेंसेज दीजिए। क्यों देना होता है कन्वेक्स लेंस? कन्वेक्स लेंस पावर, सीधी सी बात है ना, पावर कम हो गया, आई का कन्वर्जिंग पावर कम हो गया तो आप कन्वर्जिंग लेंस दीजिए, दैट इज कन्वेक्स लेंस। तो इससे जो रेज बिहाइंड द रेटिना फोकस हो रही थी वो आपकी रेटिना पे फोकस होने लगेंगी। और एक और पॉइंट है जो न्यूमेरिकल्स में काम आता है, उसमें ये कि जो कन्वेक्स लेंस आप लगाएंगे उसका पावर कितना होगा उसको जज करने के लिए ऐसा, मतलब वो तो न्यूमेरिकल्स जब हम डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे, पर जो लेंस का पावर होता है वो इतना होना चाहिए कि जो आपकी नॉर्मल आई है उसका नियर पॉइंट जो कि 25 सेंटीमीटर है, उस वहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखी हो तो उसकी इमेज हाइपरमेट्रोपिक आई से ऐसे लगा दिया जाए, उसकी इमेज हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे बनती हो। ठीक है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिक आई तो उतना ही देखेगी, वहीं तक देखेगी, उसका नियर पॉइंट तो रिसीड कर गया, पीछे चला गया। पर अगर उसे बुक पढ़नी है इस डिस्टेंस पे, उसका नियर पॉइंट पीछे है, आगे की तरफ है, तो ऐसा कन्वेक्स लेंस बनाया जाए कि यहाँ पर रखी हुई ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा बने कि उसे प्रॉपर्ली दिखाई दे। ठीक है, सो जो यहाँ पे रखी हुई ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज हाइपरमेट्रोपिक आई के नियर पॉइंट पे बनती हो, ऐसा लेंस हमें चाहिए होता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए लेंस फॉर्मूला होता है। अगर आपको चाहिए इस पे वीडियो, जो कि सीबीएसई वगैरह में बोर्ड में क्वेश्चंस आते थे, तो बताना मुझे अगर चाहिए होगा तो फार पॉइंट, नियर पॉइंट और हाउ टू कैलकुलेट द फॉर्मूला फॉर कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है ना। ओके, तो ये एक फैक्ट है ना, जनरल टर्म में याद रखना हो तो इमेज जो है रेटिना पे बनानी होती है, इसीलिए हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। ओके, तो अब कोई पेशेंट आया है, स्पेशली जो बच्चे आते हैं उनमें काफी ज्यादा प्लस का पावर दिखता है, तो सैक्रोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करना होता है। सैक्रोप्लेजिक रिफ्रैक्शन मैंने बताया क्या होता है। इसमें हम पेशेंट को एट्रोपिन, होमेट्रोपिन या फिर आपका साइक्लोपेंटोलेट को देते हैं पेशेंट्स को, और उसके बाद हम रिफ्रैक्शन करते हैं, रेटिनोस्कोपी करते हैं। ठीक है ना। यंग पेशेंट जो आपके बच्चे हैं उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए कितना प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि बच्चों में ऑलरेडी मैंने बताया कि हाइपरमेट्रोपिया आता है, आई बॉल छोटी होती है, धीरे धीरे जैसे जैसे एज बढ़ती है तो इनका हाइपरमेट्रोपिया एक्सियल लेंथ बढ़ेगी, अपने आप ही हाइपरमेट्रोपिया गायब होने लगता है। इसलिए AAO अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी ने एक गाइडलाइन निकाली हुई है जिसमें एज वाइज बताया गया है कि किस तरीके से हमें प्रिस्क्राइब करना चाहिए, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है ना। और इसके साथ ही हमने देखा कि अगर कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा या एम्ब्लायोपिया डेवलप हो जाएगा, किसी को है ना एम्ब्लायोपिया डेवलप हो सकता है, चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ मैं एम्ब्लायोपिया वाले टॉपिक में, देख लेना उसको। रिफ्रैक्टिव एम्ब्लायोपिया हो जाता है अगर, तो उस केस में आपको हमेशा फुल साइक्लोप्लेजिक करेक्शन देना होता है। ठीक है, तो साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और यंग पेशेंट, अगर कोई यंग एडल्ट आपके पास आ रहे होते हैं और उनको इस तरीके का एस्थेनोपिक सिम्टम्स है कि बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है, जबकि पावर कुछ ऐसा नहीं आ रहा, उसमें भी रिफ्रैक्शन करना चाहिए। और हमें उस एज अकॉर्डिंग उनका रिफ्रैक्शन जो होता है उनको हाइपरमेट्रोपिक करेक्शन देना चाहिए। जनरली हम कहते हैं कि यंग पेशेंट्स में और यंग बच्चों में भी जो स्कूल गोइंग एज होती है उसमें थोड़ा सा अंडर करेक्ट करना चाहिए, क्योंकि सिलेरी टोन भी होती है। ठीक है, और थोड़ा एक चीज़ और क्या होता है कि आप हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा एकोमोडेशन चल रहा होता है, चाहे वो डिस्टेंस देख रहा हो चाहे वो नज़दीक देख रहा हो, इसलिए थोड़ा सा 1 to 2 डायप्टर हम अंडर करेक्ट करते हैं। ये सब अलग टॉपिक है, आगे आपको याद रखना है क्या कि साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन देना होता है, और अगर स्क्विंट और एम्ब्लायोपिया हो तो आपको फुल करेक्शन देना होता है। देन वी कम टू रिफ्रैक्टिव सर्जरीज। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं एक्चुअली। देखो हमने पढ़ा है पिछले वाले मायोपिया वाले टॉपिक में, पूरा पढ़ा हुआ है कि रिफ्रैक्टिव सर्जरी कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या होती हैं, वो इंपॉर्टेंट होती है। इसमें रिफ्रैक्टिव सर्जरी इतना ज़्यादा नहीं है। देखो इसमें क्या है, पहली चीज़ मैं बताती हूँ कि ये जो है थर्मल टाइप की है, जो मतलब हम हीट बेस्ड होती है। वो क्या है, देखो ये है TLK, तो थर्मल लेजर केराटोप्लास्टी। इसमें क्या करते थे ना कि जो आपका ऑप्टिकल जोन है, इतने फैक्ट क्या है, हमारा जो कॉर्निया है उसको स्टीप करना है, ऊंचा करना
है ना, ताकि कन्वर्जेंस बढ़ जाए। तो थर्मल लेजर केराटोप्लास्टी क्या था, है एक्चुअली, ये है THC याग लेजर, ठीक है, थैलियम होमियम एंड थैलियम होमियम एंड क्रोमियम याग लेजर है। इसमें क्या करते हैं कि जो आपका कॉर्नियल स्ट्रोमा है उसमें निडल जाती है, गर्म हीट प्रोड्यूस करती है, ठीक है, जो आपका ऑप्टिकल जोन है, ऑप्टिकल जोन होता है कॉर्निया में, वहाँ पे हीट जनरेट करती है। इससे क्या होता है, जो जल जाता है उतना स्ट्रोमा, थोड़ा सा, पूरा नहीं पेनिट्रेट करना, थोड़ा सा करते हैं, और इसके बाद श्रिंक होता है, ठीक है, श्रिंक करता है। जब श्रिंक करेगा तो ऊपर का कॉर्निया जो होता है, जो सेंट्रल कॉर्निया, दैट बिकम्स स्टीपर। ये इसका लॉजिक है। तो दिस इज TLK, थर्मल लेजर केराटोप्लास्टी। इसके बाद एक और है, क्योंकि ये लेजर से थी, ये आई आपकी कंडक्टिव केराटोप्लास्टी। इसमें लेजर का यूज नहीं किया था, इसमें रेडियो एनर्जी से, रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी जो होती है उससे किया गया था। ये थी 300 से 400 किलोहर्ट्ज की थी, ठीक है। तो इसमें क्या था, क्या कर रहे थे कि आपने लेजर ना यूज करके आपने जो हीट थी 80% स्ट्रोमा तक पेनिट्रेट किया। ऐसे पॉइंट्स होते थे ऑप्टिकल जोन्स में, और 8 पॉइंट्स में वहाँ पर हम इसको बैंड जो होता है वहाँ पर देते हैं 8 पॉइंट्स पर, एंड देन इसके जब हीट से बर्न हो जाता है, देन जब हीलिंग होती है तो श्रिंकेज होता है, एंड दैट फॉर्म्स द स्टीपनिंग ऑफ द, दैट कॉजेज द स्टीपनिंग ऑफ द कॉर्निया। तो ये एक पॉइंट है, अगर याद रख लो यार, कि मतलब कंडक्टिव केराटोप्लास्टी होती है। रिफ्रैक्टिव सर्जरीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की हुई है, PRK एंड लेसिक जैसे है वैसे ही, मतलब PRK इस आपका फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। इसमें क्या करना होता है, एपिथेलियम जो होती है उसको हटा देते हैं, लेजर से फोटो, एक्साइमा लेजर से फोटो एब्लेशन करते हैं, और इसके बाद वापस कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, है ना। PRK होता है। अब देखो, मायोपिया में हमें सेंटर ऑफ द कॉर्निया को फ्लैट करना होता था, सेंटर ऑफ द कॉर्निया को ऐसे फ्लैट करते थे। इसमें क्या करना है, हमें सेंटर ऑफ द कॉर्निया को स्टीप करना है। तो क्या करेंगे, ऑप्टिकल जोन को बढ़ा देना है। तो सेंटर एरिया के को छोड़ के साइड में, ठीक है, ऑप्टिकल जोन मतलब ऑप्टिकल जो सेंट्रल एरिया है वो 6.5 mm से 7 mm तक की होती है, वहां पर हमें लेजर देना होता है, ठीक है। वहां का अगर हम लेजर कर देंगे तो क्या होगा, स्टीपनिंग ऑफ द सेंट्रल कॉर्निया जो होता है वो स्टीप हो जाता है। सेम ऐसा ही आपका लेसिक में होता है ना। ये दोनों वही मायोपिया ही है, मतलब लेसिक प्रोसीजर वही है, ओनली डिफरेंस इज कि ऑप्टिकल जोन बदल जाता है। लेसिक में क्या करते हैं, कॉर्नियल स्ट्रोमा का भी फ्लैप बनता है, फिर इसके बाद एब्लेशन होता है, देन अगेन द फ्लैप इज डिपॉजिटेड, ठीक है। तो ये भी वही चीज है, बट ऑप्टिकल जोन, क्योंकि आप मायोपिया में सेंट्रल ऑप्टिकल जोन 6 mm में करते हैं, और इसमें 6.5, 6 और 7 तक की चली जाती है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है ये, और इसमें क्या होता है कि दिस इज बिकॉज क्योंकि +3 डायप्टर तक का ही करेक्ट कर सकती है। अच्छा, और इसके अलावा जो मायोपिया में प्रोसीजर ज़्यादा है, इसमें क्या है, स्माइल प्रोसीजर जो हमने देखा, लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन बेस्ड जो प्रोसीजर है, जिसमें से एक है इस ठीक है, इसमें है स्मॉल इंसिजन लेंटिक्यूल एक्सट्रैक्शन। इसमें क्या करेंगे ना कि जैसे मायोपिया में था, उसमें कॉन्वेक्स या फ्लैट कलर का कॉर्निया की स्ट्रोमा में से एक लेयर को निकाल दिया जाता है, ओके। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि स्माइल, इस हाइपर ओपिक स्माइल में क्या करना होता है कि जो आपका लेंटिक्यूल है वो ऐसे डोनट शेप का होता है, ठीक है। उस डोनट शेप को क्रिएट किया जाता है फेमटो लेजर के थ्रू, और फिर निकाल लिया जाता है। लेकिन ये अभी भी अप्रूव्ड इतना नहीं है, इसलिए इतना ज्यादा फेमस नहीं है। तो नेगेटिव लेंटिक्यूल इसमें से निकाला जाता है। हायर नॉलेज बता रही हूँ थोड़ी सी। ऐसी अभी जो अंडर स्टडी है, अभी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लाइक प्रोसीजर है, दैट इज लेंटिक्यूल इंट्रास्टोमल केराटोप्लास्टी। इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई मायोपिक पेशेंट है, उससे लेंटिक्यूल निकाला हुआ है, और उसके बाद हम लेसिक प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके ऊपर फ्लैप हमने उठाया और उसके बाद लेंटिक्यूल को ऊपर रख दिया उसी पे, एंड देन वी डिपॉजिटेड द फ्लैप। तो एक एक्स्ट्रा स्टीपनिंग मिल गई, ठीक है, दूसरे मायोपिक पेशेंट से हाइपरमेट्रोपिक पेशेंट लगा थे। दिस वाज लाइक प्रोसीजर। एंड सॉरी, स्मॉल इंसिजन लाइक प्रोसीजर में क्या था, यही जो आपका स्माइल है, इसमें क्या कहते हैं, नेगेटिव डोनट नहीं बना रहे हैं, मायोपिया से पेशेंट से जो ये लेके आ रहे हैं, और उसमें इंसर्ट कर देते हैं स्माइल प्रोसीजर की तरह से। लेकिन अभी सुनो, इसको इतना ज्यादा आप मत इसमें जाइए, क्योंकि रिफ्रैक्टिव सर्जरीज अभी इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो
मत इतना परेशान हुए, है ना। आपको पीआर के लेसिक पूछा जा सकता है और कंडक्टिव केरेटोप्लास्टी ऑप्शंस में होता है कि बताओ इनमें से कौन सी यूज की जा सकती है फॉर हाइपरमेट्रोपिया। जो सबसे ज्यादा फेमस होती है वो है फेकिक आईओएल्स। मैंने पिछले बार भी डिस्कस किया, मायोपिया में बहुत अच्छे से डिस्कस है बच्चों, प्लीज जाके देखना उसको। इम्प्लांटेबल कॉलमल लेंसेज जिसको हम ICL कहते हैं, फेकिक आईओएल्स। इसमें क्या करते हैं हम, जो लेंस है आपका न्यूक्लियर लेंस है वहां पर और उसके आगे सेट करते हैं और आइरिस के पीछे सेट कर देते हैं, फेक आईओएल्स कहलाता है। मतलब चश्मे का नंबर निकाल के हमने आपकी आई में डाल दिया। दीज आर मोर पॉपुलर, बट वही है कि अलग अलग पावर में आता है और आपको बहुत ठीक से कैलकुलेट करना होता है क्योंकि इसमें AC जो होता है शैलो होता है ना। और लास्ट लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज, मतलब कैटरैक्ट नहीं है फिर भी आपने कैटरैक्ट जो लेंस है उसको निकाल दिया और कैलकुलेटेड पावर का आईओएल आपने इम्प्लांट कर दिया, ठीक है। ये ओल्डर एज में ज़्यादा करते हैं, ओके। और एक छोटा सा लिखा है कॉर्नियल इनलेस, जो कि इंट्रास्टोमल आपको कॉर्निया में इंसर्ट करनी होती है, इनलेस, है ना। अलग अलग टाइप्स की आती हैं, बट जब प्रेसबियोपिया का वीडियो बनाऊंगी उसमें डिस्कस करूंगी क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रिफर्ड है, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर हाइपरमेट्रोपिया। मुझे लगता नहीं है कि कुछ छूटा है, अभी कुछ रह गया हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि शॉर्ट में करने की कोशिश में थोड़ा वीडियो लंबा हो ही जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको समझ में आना चाहिए, पर पता नहीं आप वीडियोस कितना देखते हैं और कंप्लीट करते हैं कि नहीं। तो आई होप कि मैं कॉन्सेप्ट आप तक पहुंचा पाती हूँ। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही होती है तो मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या कमेंट में पूछ सकते हैं। और आगे ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कोई टॉपिक्स जिस पे आपको पढ़ना हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी अपलोड करने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep supporting, keep learning. Thank you so much.